एनालाइज द डेटा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सोफा। सॉफ्टवेयर है, आप सोफा स्टेट करके गूगल में डालेंगे तो आप इसे डाउनलोड करके मैं आपको अभी क्लास कंप्लीट होने दीजिए फिर देखेंगे आप। फ्रेंड्स, सभी हम मैच्योर एकेडमिशियन एंड रिसर्चर हैं। देखिए कुछ स्लाइड्स मैंने बहुत ही बेसिक रखी हैं। टाइम एंड अगेन वी नीड टू वेरीफाई रिसर्च। उसकी वजह क्या है कि बहुत सारे देखिए चेंजेस होते हैं इंफॉर्मेशन बेस में, परसेप्शन में है, एनालिटिकल बिहेवियर और रोल ऑफ द वेरिएबल एज वेल। बहुत सारी चीजें होती हैं चेंज। हमारी हाइपोथेसिस, हमारे क्वेश्चन भी बहुत बार रिविजिट किया जाता है। सो अगेन देयर इज ए नीड टू रिसर्च। और फ्रेंड्स, जो लोग पीएचडी करके यहाँ बैठे हैं, ट्रस्ट मी दे विल कंफर्म दिस अजम्पशन कि जो पीएचडी का प्रोसेस होता है उसमें कुछ नया हम नहीं कर पाते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन डेफिनेटली इट इज ए लर्निंग प्रोसेस। उसमें हमें सिखाया जाता है whenever you have a problem how to solve the problem। कितना रिस्क फैक्टर आप उसमें कंप्रोमाइज कर रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं, कितना परसेंट कॉन्फिडेंस ड्रॉ कर रहे हैं इन योर डिसीजन मेकिंग। ये लर्निंग प्रोसेस जब हमारी साउंड होती है तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हमें सॉल्व करने का तरीका मिलता है। तो रिसर्च का डज नॉट मीन कि ये बहुत बड़े एकेडमिशियंस या रिसर्चर का काम है। हम और आप, एक लेमैन भी इस चीज को करता है, लेकिन वो शायद इसका नाम रिसर्च नहीं देता है। वो नोइंग द थिंग्स या किसी के बारे में जानना, किसी के बारे में बताना, इंटरप्रिटेशन देना, वो सारी चीजें करते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि दिस हेल्प यू बिल्डिंग द नॉलेज एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट एबिलिटी है रिसर्च की, और हम इस चीज को सीख पाते हैं ओवर द प्रोसेस। इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इश्यूज एंड अवेयरनेस। सो मेनी थिंग्स आर देयर। जब हम किसी रिसर्च पैराडाइम में इन्वोक करते हैं तो अगर कॉरिलेशनल स्टडी है तो हम एग्जामिन करते हैं कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे पे क्या फर्क पड़ रहा है। For example, if stress is increasing, then what will be the effect on the mental well-being? इस तरह की चीजें होती हैं। How to succeed in the business or take the decision? How this allow you to disapprove lies and support myths? बहुत सारी होती हैं। आपने देखा होगा जो बहुत ही लिटरेट और क्वालिफाइड लोग होते हैं वो सारी मिथ से, बहुत सारी मिथ से काफी दूर होते हैं। यहाँ तक कि गॉड के एग्जिस्टेंस पे भी सवाल कई बार करते हैं। तो इट्स देयर पर्सपेक्टिव। इट इज बिकॉज ऑफ द देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फिनोमेना। ओके। और इट हेल्प यू टू प्रमोट ए लव एंड कॉन्फिडेंस इन रीडिंग, राइटिंग, एनालाइजिंग एंड शेयरिंग। जब भी कोई अच्छी चीज आपको रिसर्च के थ्रू मिलती है देन यू लव टू शेयर इट। यस, आई गॉट इट। जैसे आर्किमिडीज का मामला था, आइंस्टीन का मामला था। यू कैन इमेजिन कि वो कैसे लोग रहे थे, लेकिन दे मेड ए डिफरेंस। एपीजे कलाम साहब के बारे में हम सभी जानते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ से हुई। तो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर एन इंडिविजुअल। फ्रेंड्स, एक्रोनिम की शक्ल में देखिए मैंने लिखा है कि आर मीन्स रैशनल थिंकिंग। When you are going for the research, then you are trying to go for reasonability, reasonableness of the question, reasonableness of the process, reasonableness of the analysis and reporting, so on। यानी precise estimation आप कर पाते हैं research। The person who is performing the research, he need to be expert of the domain। ये बहुत जरूरी है कि बेसिक्स हमें अंदाजा होना चाहिए। अगर नहीं है तो इट इज ए कंप्लीट डिसिप्लिन।
इसीलिए देखिए कि जब आप मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तब रिसर्च की प्रॉब्लम आपको दी जाती है। इट इज अंडरस्टूड के बेसिक्स के बारे में, डिफरेंट स्टेजेस के बारे में आपको अंदाजा हो जाता है, लर्निंग हो जाती है, वरना मिसलीडिंग रिजल्ट्स आते हैं। एस इट हेल्प यू टू सर्च फॉर सॉल्यूशन। एग्जैक्टनेस, व्हेनेवर यू आर हैविंग ए प्रॉब्लम तो ट्रुथ के बारे में पता चलता है, या मिथ्स जो हैं उनको डिसअप्रूव करते हैं। These all things can be done using the research. And whenever you are having information, how to analyze the data, wonderful application. बहुत करीब है ये वाला डोमेन मेरे मेरे और from last 3.5 decades एनालिसिस ऑफ द डेटा पे मैंने काम किया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, और आई लव टू प्ले विद नंबर्स। I have seen if you torture the number, they will confess. मैंने बार बार देखा है एनालिसिस ऑफ द डेटा। आप इसी क्लास में देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, इनफैक्ट आई डिसाइडेड टू चूज ए बॉय फॉर माय डॉटर। जब मैंने अपनी बेटी की शादी की तो वहाँ 2 बॉयज थे। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टेक ए डिसीजन। ये मैं बात आगे करूंगा आपको, एनालिसिस ऑफ द डेटा। आर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट वेरिएबल्स। देखिए इतना हमें अंदाजा होना चाहिए कि इफ द कोरिलेशनल स्टडी हम कंडक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्राइंग टू एग्जामिन द कोरिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ आवर्स पुट इनटू द स्टडी एंड ग्रेड इन द एग्जामिनेशन, definitely there will be a positive correlation. If I ask you to examine the correlation between your Aadhaar card number and grade in the examination, so there is no reason. Variable यानी characteristic of an object or individual under study, ये ऐसे वेरिएबल हैं जिनके बीच में कोई रिलेशनशिप या कोई एसोसिएशन होना नहीं चाहिए। तो एज ए रिसर्चर आपको अंदाजा होना चाहिए कि वेरिएबल का नेचर क्या है, क्या उसको रिलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा मॉडरेटर है, कौन सा कंफाउंडिंग है, कौन सा मीडिएटर है, कौन सा एक्सटेनियस है, एंड व्हाट रोल दे आर गोइंग टू प्ले इन द रिसर्च। इट इज ए कंप्लीट प्रोसेस। एंड केयरफुली स्कोरिंग एंड रिकॉर्डिंग द डेटा। मैनी टाइम्स देखिए एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज में जो नंबर्स का इंटरप्रिटेशन होता है वो ऐसा नहीं होता है जैसे फिजिकल साइंसेज में होता है। कई बार रिवर्स डायरेक्शन भी होता है, हायर द स्कोर हायर इज द परफॉर्मेंस, ये हमेशा नहीं होता है। हायर द स्कोर पुअर इज द परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन टाइम है, एक स्टिमुलस है सामने, कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आपको रिएक्ट करना है, तो जितना डिले रिएक्ट करेंगे इतनी मिली सेकेंड्स में आपका स्कोर हायर हो जाएगा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ डिले वो पुअर हो गई। तो ये अंदाजा आपको होना चाहिए। केयरफुली रिकॉर्डिंग एंड ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग, वट एवर द इंफॉर्मेशन दैट यू आर ड्रॉइंग आउट ऑफ योर एनालिसिस और रिसर्च, उसका देखिए रिपोर्टिंग बहुत ऑनेस्टली होनी चाहिए। आपके आपके उस इंफॉर्मेशन या कंक्लूजन के बेस पर एक एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। हो सकता है कि उसके बेस पे कोई ऐसा फैसला हो जाए जो कि सही ना हो। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। व्हेन आई वाज विद द इंडियन रेलवेज एंड आई वाज ऑन लीव एंड माय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाज आस्क्ड टू द सबऑर्डिनेट ऑफिसर कि वो जो यू नो कि नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज एंड परफॉर्मेंस, 2 वेरिएबल थे, नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज कमिटेड बाय द स्टेशन मास्टर्स एंड परफॉर्मेंस। तो जानते हैं उन्होंने कोरिलेशन जो सबमिट किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, वो पॉजिटिव था। पॉजिटिव का मतलब है कि जितना इरेगुलरिटीज ज्यादा होंगी इतनी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। अब देखिए आई वाज ऑन लीव, जब ये रिपोर्ट और डेटा पुटअप किया गया, देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही वाज आईसीएस ऑफिसर, ही सरप्राइज्ड कि यार ऐसे तो हो ही नहीं सकता, जितना जब ज्यादा गलतियां करेंगे इतने आप अच्छे होंगे, ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, कहीं नहीं देखा है।
देन सबऑर्डिनेट ऑफिसर सजेस्टेड कि साहब मैं देखिए डेटा तो यही कह रहा है। When I was back to the department, मेरे सामने ये केस आया, then I too surprised कि साहब ये तो हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं उन्होंने क्या किया था कि इन इन दिस केस आपको डेटा को रिवर्स स्कोरिंग करनी होती है। हायर द स्कोर पुअर इज द परफॉर्मेंस, पुअर इज द स्कोर हायर इज द परफॉर्मेंस, तो वो नेगेटिव कॉरिलेशन हो जाएगा जो कि होना चाहिए। तो ये वाले देखिए केस जो मैंने आपसे डिस्कस किया, यू विल सरप्राइज दैट कि एक हफ्ते तक जो सीन रहा जब मैंने केस डिस्कस किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को और रिजल्ट्स उनसे शेयर किए, देन ही वाज एक्साइटेड टू द एक्सटेंट एंड ही वाज एनॉयड टू द एक्सटेंट कि ये दो 50 रुपए का जहर मिलाओ और उसको खिला दो। सरकार में कई बार इस तरह से रिएक्ट करना पड़ता है कि इतना तो हमें शऊर होना चाहिए एज ए रिसर्चर कि वेरिएबल का डायरेक्शन क्या है। ओके फ्रेंड्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी में देखिए कंप्लीट प्रोसेस होती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आप जवाब देते हैं। व्हाट डेटा यू आर गोइंग टू कलेक्ट, फ्रॉम whom you are going to collect, how you are going to collect, and how you are going to analyze the data, ये सारी चीजों के जवाब देने होते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि इन जनरल इट हैज बीन सीन कि मेरे पास अक्सर डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं एंड दे यूज टू रिपोर्ट इट कि सर हमारे डेटा में रिजल्ट सही नहीं मिल रहे हैं। रिजल्ट सही का मतलब है कि एज एक्सपेक्टेड इन द थ्योरी और एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अर्लियर रिसर्चेस हमें वो डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो आई यूज टू आस्क नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि यू आर कमिंग एट दिस स्टेज एनालाइजिंग द डेटा, I am not here to revisit your earlier stages. Did you examine the planning stage when you were planning the research? बोले कि नहीं सर। डिजाइनिंग नहीं सर। डेटा कलेक्शन गैदरिंग नहीं सर। then why you are expecting the data will speak in the right direction? फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स की जरूरत हर स्टेज पर जरूरत है। मैं एक एक घंटे हर स्टेज पर बोल सकता हूँ हाउ टू प्लान योर डेटा, प्लानिंग योर स्टडी। प्लानिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके पास टाइम कितना है, आपके पास बजट कितना है, आपके पास एक्सपर्टीज कितना है, आपके पास सुपरविजन का क्या विजन है, आपकी प्रॉब्लम जो रिसर्च प्रॉब्लम कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रिसर्च गैप क्या है। प्लानिंग, देन डिजाइनिंग, आपका पॉपुलेशन क्या है, आपका सैम्पलिंग फ्रेम क्या कंप्लीट है, सैम्पलिंग मेथड क्या है, सैंपल साइज सिलेक्ट करने का क्या मेथड अप्रोच किया है, आपने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज किया है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट किस तरह से आप सब्जेक्ट से डेटा कलेक्ट करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर द डेटा, हाउ यू आर गोइंग टू एंटर डेटा इनटू द सॉफ्ट कॉपी। हर स्टेज पे स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है। यू आर आस्किंग कि सर मुझे मेरा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों मिलेगा? अब देखिए, इफ यू गो बैक टू योर चाइल्डहुड, those have been disciplined in real perspective, they are making a difference. Those were not, they are not able to make a difference. So as the research. And finally reporting, हर स्टेज पे रिपोर्टिंग, जैसे हम लोगों ने सीखा है, रिपोर्टिंग हैज टू बी इन द राइट ऑर्डर। इट हैज बीन सजेस्टेड वी डेटा क्लीनिंग भी सर एक स्टेज आता है, डेटा क्लीनिंग एनालाइजिंग से पहले, एनालाइजिंग से पहले डेटा क्लीनिंग कहीं पे सर सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग एरर आता है, इसको भी मैच करते हैं। एनालाइजिंग से पहले, वो एनालाइजिंग का स्टेज ही होता है कि वंस यू डेटा इंपोर्टेड इनटू द एसपीएसएस या किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो वहां देखिए क्लीनिंग बहुत आसान होता है। मैं आपको शेयर करूंगा रिपोर्टिंग। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के बहुत सारे मैनुअल हैं, लेटेस्ट 7th मैनुअल है, दिस सजेस्टेड हाउ टू रिपोर्ट योर डेटा।
और फाइनली फ्रेंड्स देखिए नंबर्स हैं, इट इज एन आर्ट हाउ टू मेक इंटरप्रिटेशन आउट ऑफ द नंबर्स। रियल टाइम सेटिंग्स में आपको अपनी फाइंडिंग्स को रिलेट करना होगा। जरूरी नहीं है आपको जो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है इन टर्म्स टू द एवरी पॉपुलेशन वो सेम इंटरप्रिटेशन हो, नहीं होगा। आप बॉर्डर पे चले जाइए, उनका स्ट्रेस लेवल सोचिए और एक टीचर का क्लासरूम में स्ट्रेस लेवल सोचिए, हाउ यू कैन कंपेयर इट। So these are the issues that you need to think for it before moving the research. Steps, friends, about the research methodology, it is the process to conduct the research. Number one, focus on your aims and objective. आपका aims क्या है? What you wish to draw out of your research problem. And it may be a one aim, you may have a one aim, but the objectives may be many. You need to state on the basis of research gap. आपका जो एक्सपीरियंस भी हो सकता है, उसके बेस पर भी आप एम एंड ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। आपका लिटरेचर रिव्यू भी हो सकता है, या ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेंस बाय द सुपरवाइजर भी हो सकता है कि नहीं इस फिनोमेना को ऐसे एग्जामिन करते हैं। लेट इट बी वन ऑफ द इरेशनल इंडिविजुअल। जैसे कहा गया था ना कि साहब पढ़े वो खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब साहब, वो सीन तो अब साबित हो रहा है। अब देखिए अपना जो क्रिकेट का सीन है, ज्यादातर उसमें ड्रॉप आउट होते हैं, दे आर मेकिंग ए डिफरेंस। एक यंगस्टर्स का जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है उधर, लेकिन लाख्स में थाउजेंड्स में किसी को चांस मिलता है। Identify research method that suits your research problem. There are different type of methods in reference to the research design, in reference to the selecting the sample, in reference to the power that you are drawing out of the results, in reference to the hypothesis, in reference to the type of statistical analysis, whether parametric or non-parametric, आप क्या तय करेंगे। नंबर 3, रैशनल फॉर सिलेक्टिंग द पर्टिकुलर रिसर्च मेथड, यू नीड टू जस्टिफाई। अगर मान लीजिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आप एग्जामिन करना चाह रहे हैं तो यू नीड टू जस्टिफाई कि बेसिक assumptions required for the parametric test are satisfied and I have a large sample size. The sample has been drawn on the basis of probability sampling and number of assumptions are satisfied, so I will go for the parametric statistical method. Number 4, consider your audience and think how you will collect data. अब देखिए बहुत मैटर करता है। हम बहुत बड़े क्वेश्चनर बना लेते हैं, बहुत बड़े टेस्ट हम बना लेते हैं और we rarely used to bother about the understanding of the target group. उनको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उर्दू आती है या बिल्कुल पढ़ना नहीं आता है, हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट। रियल डेटा तो वहीं से मिलना है, हाउ यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द रेपो। ओके, कंसिडर योर ऑडियंस, बहुत मैटर करता है। एनालाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा, ये आगे बताऊंगा किस तरह का डेटा है, किस तरह की एनालिसिस करेंगे। एंड नेक्स्ट, रिपोर्ट। ओके, पिछली स्लाइड से रिलेटेड ही फ्रेंड्स ये देखिए स्लाइड है कि जब भी आप रिसर्च करें तो रिसर्च में कुछ वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ आवर्स इन द स्टडी एंड द ग्रेड इन द एग्जामिनेशन, आप इस तरह से स्टडी करने चाहते हैं। अमंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जो लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं या कम पढ़ रहे हैं, उनकी ग्रेड पे क्या असर पड़ रहा है अमंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। या मोटिवेशन इज वन ऑफ द वेरिएबल, to examine the motivation of teaching fraternity, एक स्टडी हो सकती है। यहाँ पे देखिए जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल है वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन का मतलब हम सब समझते हैं, टू अचीव रिवार्ड। अब देखिए मैं जो सेंसिटाइज करना चाहता हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी द मोटिवेशन,
The motivation cannot be same for different populations. यहाँ पे जैसे देखिए 4 पॉपुलेशन मैंने आपको दिए. चाइल्ड, if you are interested to seek the motivation of a child, उसको चॉकलेट दे दीजिए, जो चाहे उससे काम करा लीजिए. He will be highly disciplined. Next, adult and some personality, gym, six pack, यानी कि I am one of the wonderful entity of the world. इसका मोटिवेशन का लेवल क्या हो सकता है? ब्रांडेड ड्रेस. So many things are there. It is not same as in case of child. If you go to the middle aged, he or she is down with large number of stressors. घर पे हैं तो घर पे अलग सीन है, वर्क पर हैं तो वर्क प्लेस पे अलग सीन है, सोसाइटी में है तो सोसाइटी में अलग सीन है. तो how you can compare the motivation of a child or adult with the middle aged? If you go to the senior citizens, well-being. अगर आप हैं तो सब कुछ है. So friends, with due respect, I wish to submit कि whenever जब भी आप रिसर्च के डोमेन को अपने हाथ में लें और साइकोलॉजिकल टेस्ट या क्वेश्चनायर या स्केल आप आइडेंटिफाई करें, तो ख्याल रहे कि वो स्केल या टेस्ट या क्वेश्चनायर किस पॉपुलेशन पर स्टैंडर्डाइज किया गया है, वरना आपके रिजल्ट्स बहुत गलत आएंगे. जैसे मैंने कहा कि चारों पॉपुलेशंस के केस में देखिए मोटिवेशन का मतलब अलग होता है. एक अच्छी रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है कि ये सिस्टमेटिक होनी चाहिए, एम्पेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, वैलिड एंड वेरीफाइबल होनी चाहिए. रिसर्च कोई भी वेरीफाई कर सके. इट हैज टू बी लॉजिकल. लॉजिकल मीन्स इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग. It may be on the basis of observation to the idea or idea to the observation. ये बेसिक आइडिया हमें दिमाग में होना चाहिए कि मेरी रिसर्च किस तरह की है. A good research help you to develop the theory and principles. A research is replicable. आप डिजाइन को रिप्लेस कर सकते हैं. प्रोसीजर मान लीजिए इंटरव्यूइंग मेथड से डेटा कलेक्ट किया, आप क्वेश्चनायर से कर सकते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. मैं साइको फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ यूजिंग द ईईजी, वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं. डीजे म्यूजिक जो हम रोड साइड सुनते हैं और रिलैक्सेशन का जो म्यूजिक होता है, दोनों के रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क है. रेप्लिकेबल. पॉइंट क्या है कि इफ द नॉइज इज इंक्रीजिंग सो एज द कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग. रिसर्च से ये साबित होता है. ओके तो एक अच्छी रिसर्च के लिए जरूरी है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए. फ्रेंड्स, स्टेप्स इन रिसर्च देखिए, बहुत वंडरफुल स्लाइड है. आस्क ए क्वेश्चन. प्रैग्मेटिज्म का इस्तेमाल करिए. रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि यू आर गोइंग टू हैव द डॉक्टरल डिग्री और मास्टर डिग्री. whenever you are having a problem, then why this problem and what may be the solution. यहाँ पे दो सीन आ रहे हैं. whenever you are having a problem, if you are problem oriented, you will think about the problem only. If you are solution oriented, then definitely you will switch over to the solution. ये फर्क होता है एंटिटी में. प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम. कितने लोगों को हम देखते हैं सुबह से शाम तक. फ्रेंड्स, हम लोग सभी मैच्योर टीचर्स हैं. वी आर लुकिंग आफ्टर नंबर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज. हो सकता है कि क्लासेस या टीचिंग लेवल पे मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एज ए साइकोलॉजी टीचर हम जो भी रोजमर्रा के मामलात हैं उनको ह्यूमनिस्टिक वेलबींग के हिसाब से लें और उसका सॉल्यूशन देखें. रोज हम देख रहे हैं. अभी मैं पिछले एक वर्कशॉप में बात कर रहा था, तो 1 मिनट में मैं अपनी बात करूं कि वन ऑफ द फार्मर अपना बुलक कार्ट्स में ग्रेन के बैगेज को लेके अपना जंगल से चला घर के लिए. अचानक बारिश होने लगी. देन रास्ते में मड था और उसके व्हील्स, उसके बुलक
कार्ट के व्हील्स जमीन में धंस गए। अब रात शाम को हो रही है, देन ही वाज वरीड, ओ गॉड व्हाट टू डू। सिर पकड़ के बैठ रहे हैं, व्हाट टू डू। सारा सारा ग्रेन खराब हो जाएगा, रात हो रही है, मेरे बुलक्स भूखे रहेंगे, मैं भूखा रहूंगा। ही वाज वरीड। सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में वो सोच रहा था। अचानक वहां पे एक दूसरा स्ट्रेंजर आया तो पूछा कि भाई क्या बात है, कि देखो मेरा ये हो गया है। देन ही आस्क्ड इंस्टेंटली कि आओ चलो हम दोनों मिलकर इस व्हील को कोशिश करते हैं पुश करके बाहर निकालने की। दोनों ने मिलकर पुश किया, वो व्हील बाहर निकला और वो अपनी बुलक कार्ट को लेकर घर आ पाए। तो ये रोजमर्रा की जो जिंदगी है, मेरी मेरी आपसे अदब के साथ बात ये है, देखिए हम लोग मिडिल एज्ड ऑलमोस्ट हो चुके हैं। हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड न बने, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आप अपने साथ इंसाफ करने जा रहे हैं, अपने से मोहब्बत करने जा रहे हैं जब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगे। लिविंग बीइंग्स में हमें द बेस्ट बनाया गया है। ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट। तो वी हैव ऑल द रीजनिंग्स। आस्क ए क्वेश्चन एंड डू द बैकग्राउंड रिसर्च। लिटरेचर देखिए, अपने एक्सपीरियंस्ड पेरेंट्स से, टीचर से पूछिए कि साहब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। लिटरेचर को स्टडी करिए, वहां से भी बहुत सारी बातें हो जाएंगी। देन कंस्ट्रक्ट ए हाइपोथेसिस, प्रपोज करिए। हाइपोथेसिस इट इज एन अजम्पशन अबाउट द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। उसके बाद टेस्ट करिए। टेस्ट करने के बाद इफ द प्रोसीजर इज वर्किंग, इफ नो देन रिपीट कर दीजिए। अगर वर्क कर रहा है, डेटा एनालाइज करिए, रिजल्ट्स अलाइंग द हाइपोथेसिस, कम्युनिकेट कर दीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो दोबारा प्रोसेस को रिपीट करिए। अब देखिए, एज ए रिसर्चर आपके अंडर में पीएचडी स्कॉलर्स भी रजिस्टर्ड होंगे। यहां से अगर अपने स्कॉलर को वापस भेज रहे हैं कि भाई सब कुछ गलत है, दोबारा जाओ, ये गलत है, ये बेईमानी है, यहां तक आते आते उसने 3 से 4 साल लगा दिए हैं। देखिए यहां तक आते आते, वट एवर यू आर हैविंग द रिजल्ट, ये रिसर्च है, आप ऑनेस्टली उसे रिपोर्ट करिए और सजेशन फॉर फ्यूचर रिसर्चर में लिखिए कि मेरी रिसर्च के लिमिटेशन ये थे, फ्यूचर रिसर्चर इस पर काम करें। लर्निंग तो कंप्लीट हो चुकी है, 5-6 साल भी पूरे हो चुके हैं। यू कैन नॉट आस्क टू गो बैक। ये इथिकली साउंड नहीं है। जो भी रिजल्ट आया उसे एक्सेप्ट करिए इफ यू आर साउंड एनफ अबाउट द मेथोडोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, टाइप ऑफ रिसर्च इट कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सभी लोग आप फेमिलियर हैं। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट और ओपन एंडेड। इससे ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। आज आप नंबर ड्रॉप करेंगे व्हाट्सएप पे तो मैं फौरन ही इंस्टेंटली बाय द इवनिंग आपको शेयर कर दूंगा। अर्लियर क्लासेस में मेरा ऐसा ही रहा है, पीडीएफ में फौरन ही शेयर कर देता हूँ। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है, जैसे मैंने कहा कि फिजिकल मेजरमेंट्स और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स में बहुत फर्क होता है, लेकिन उस फर्क को मिनिमाइज किया जा सकता है कि अगर आपका टेस्ट या आपका स्केल स्टैंडर्डाइज्ड है। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है कि सारे टेस्ट टेकर्स आंसर सेम ढंग से दें, सभी के लिए कॉमन बैंक हो, सभी के लिए डिफिकल्टी बराबर हो, स्कोरिंग क्राइटेरिया स्टैंडर्ड हो, एंड इट मस्ट कंफर्म दीज 5 कैरेक्टरिस्टिक। 5 कैरेक्टरिस्टिक: ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिकेबिलिटी। नॉर्म्स इज द थ्रेशोल्ड और कट ऑफ जिसके बेस पर आप कहेंगे कि साहब यहाँ तक आदमी ठीक है, यहाँ के बाद वो डिसऑर्डर्स का शिकार होता है। जिस तरह से पैथोलॉजी और दूसरे डिसिप्लिन्स में हमें दिए जाते हैं नॉर्म्स, इसी तरह से इस केस में होता है। फ्रेंड्स, ये वाला एरिया बहुत मेरे दिल के करीब है और मैंने बहुत इस पर काम किया है। और स्टेइंग विद द अलीगढ़ इन लास्ट 8 years, मैंने देखिए 25 टेस्ट डेवलप किए हैं, 25 टेस्ट। और इन टेस्ट और 1 टेस्ट इज इक्वल टू द 1 पीएचडी। आप समझ सकते हैं कि आप भी ये काम कर सकते हैं। देखिए एकेडमिक बियोंसी स्केल ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के साथ मैंने डेवलप किया था। केयर गिवर डिस्ट्रेस मेरे स्कॉलर के साथ था। सब पब्लिश्ड हैं।
डेवलप सर वन क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं क्या? डेवलप्ड स्टैंडर्डाइज, सर प्लीज स्टे बैक, रुके रहिए। डेवलप्ड स्टैंडर्डाइज एंड जी पब्लिश्ड। और कंज्यूमर प्रेफरेंस स्केल देखिए हमारे यूनिवर्सिटी के स्कॉलर के साथ। ग्रेटिट्यूड, जो कल भी मैं बात कर रहा था। रिसर्च गेट का जो मेरा स्कोर है, द हाईएस्ट साइटेशन मुझे इस स्केल से मिल रहा है। एक्नॉलेज काइंडनेस विथ थैंक्स, एप्रिसिएशन, व्हाई वी आर अफ्रेड इन सेइंग थैंक यू। बिन बहुत खूबसूरत स्केल है। हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम देखिए IIM अहमदाबाद के साथ डेवलप किया, पब्लिश हुआ। इनोवेशन, जब भी नेक का विजिट होता है ये स्केल मेरा यूज होता है। IIT अहमदाबाद के साथ डेवलप किया गया था। देखिए इसके कंस्ट्रक्ट देखिए, आइडिया, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता वहां क्या इनोवेशन होगा। इंटेलिजेंस, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अगर लोग हैं तो डेफिनेटली दे विल बी इनोवेटिव। इंस्पिरेशन, creativity and vision, these are the dimensions of the innovation. नेक के विजिट में बहुत यूज होता है टू एग्जामिन द लेवल ऑफ इनोवेशन इन द यूनिवर्सिटी। जॉब डिजाइन देखिए IIM अहमदाबाद के साथ डेवलप किया। परसीव्ड वर्क एनवायरनमेंट मेरी PhD के दौरान डेवलप हुआ था। प्रेयर स्केल्स देखिए मेरे सीनियर हैं उनके साथ डेवलप हुआ था। साइकोलॉजिकल कैपिटल स्केल मेरा स्कॉलर है उसके साथ डेवलप हुआ था। साइकोलॉजिकल रेजिलेंस स्केल उसके साथ डेवलप हुआ है। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, स्पिरिचुअल कोपिंग, स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्केल फॉर मुस्लिम्स, ये सारे पब्लिश्ड स्केल्स हैं। और स्पिरिचुअल वैल्यूज, स्ट्रेटेजिक टैलेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस IIM अहमदाबाद के साथ डेवलप हुआ है। टीचर्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, टीचर्स एफिकेसी स्केल। आइडेंटिटी फ्यूजन मेरे स्कॉलर के साथ डेवलप किया है। जब आप दरगाह या इस तरह की जगह विजिट करते हैं तो वहां तो छोटे से बड़ा कोई फासला ही नहीं होता है, उनके साथ होता है। स्टॉकर्स पे देखिए कितना बड़ा काम था इसमें, यू कैन इमेजिन कि मेरे स्कॉलर की क्या हालत रही होगी। डेवलप हुआ, पब्लिश हुआ। फिडेलिटी स्केल देखिए ये जामिया इस्लामिया के साथ डेवलप हुआ था। और तो ये बताइए सर कि एंड सोशल सपोर्ट स्केल मेरे स्कॉलर के साथ डेवलप किया था। सोशल बिलीफ स्केल, इमोशन रेगुलेशन स्केल ये सिंगल वुमेन्स पे डेवलप किया था। और यू विल सरप्राइज दैट मेरी स्कॉलर मथुरा में आश्रम में जाके सिंगल वुमेन्स के साथ रही थी। और कितना कितना प्रॉब्लमेटिक उनके लिए रहा होगा इस पर स्टडी करना। तो सर मेरा अदब के साथ फिर वही सबमिशन है, मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया। When I was appearing before the selection committee for the professor, one of the experts from the Delhi University asked me, कि डॉक्टर खान, how it can be possible in 35 years of the tenure मैं एक टेस्ट डेवलप नहीं कर पाया and you have been able to develop 22 थे उस वक्त। तो you know what I reacted? मैंने कहा सर you know I love to play with numbers and I have seen number of times if you torture the number they will confess। तो सर एक्सपर्ट साहब हंसे और वाइस चांसलर साहब की तरफ देखा कि सर डॉक्टर खान के एप्टीट्यूड को तो मैं पिछले 20 साल से जानता हूं। व्हेन ही वाज वर्किंग विद द इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ने नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट की थी और हम इनकी रिसर्च को रिव्यू और ऑडिट करने के लिए जाते थे। He has been able to make a difference। तो मैं अदब के साथ आपके सामने जो मैंने बात रखी उसका इंटेंशन यही था कि हम बहुत बहुत बड़ा काम मैंने नहीं किया है जो आप नहीं कर सकते। फ्रेंड्स परहैप्स ये चले, देखिए आइटम एनालिसिस रिलायबिलिटी के लिए देखिए ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। जब आप इसको रन करेंगे, ज्यादातर लोग इस तरह की चीजें करते होंगे। ये टेम्पलेट है, यहाँ पे देखिए आंसर कीज, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं आपके स्केल में, रेस्पॉन्सेस ऑफसेट यानी उसके रोल नंबर वगैरह कितना है। जो शुरू वाले रेस्पॉन्सेस को आप एलिमिनेट करेंगे, नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स कितने हैं और यहाँ पे डेटा पेस्ट कर देंगे। एक देखिए सैंपल डेटा मैं आपको
एनालाइज करके दिखाता हूँ। ये डेटा है, देखिए इसमें देखिए 75 आइटम्स हैं। 6 शुरू वाली जो इंफॉर्मेशन है देखिए उसको ऑफसेट कहा गया। ऑफसेट का मतलब इसको एनालिसिस नहीं किया जाएगा। हर स्टेटमेंट के 5 ऑप्शंस हैं और ये की है और दीज आर द रेस्पॉन्सेज। इसमें देखिए जितने भी सब्जेक्ट हैं ये उनका डेटा आ गया है। आप यहाँ डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और देखिए डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स यहाँ कंप्यूट होगी। ये रिलायबिलिटी कोफिशिएंट्स हैं, सारे अल्टरनेट की स्टैटिस्टिक्स आपको मिलेगी, स्कोरिंग मिलेगा, आइटम की डिफिकल्टी मिलेगी और देखिए आपको बहुत वंडरफुल रिजल्ट मिलेगा। इसमें आगे बढ़ रहे हैं, देखिए बस कंप्यूट वर्ड, देखिए कंप्यूट क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, फ्रीली अवेलेबल है। देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में देखिए एनालाइज हो गया डेटा। सब्जेक्ट नंबर 1 जो है देखिए आउट ऑफ 75 उसको 28 मार्क्स मिले हैं। आप देखिए पहला जो कॉलम है स्कोर उसका आ गया की के साथ मैच करके। वेरिएबिलिटी आ गई, जो ऑड आइटम्स हैं देखिए ये उनके स्कोर्स आ गए, जो इवन आइटम्स हैं ये उनके स्कोर्स आ गए। इस तरह से हर सब्जेक्ट का ये डेटा आ गया। हर आइटम की डिफिकल्टी देखिए, आइटम नंबर 1 आउट ऑफ 1, 0 से लेके 1 तक डिफिकल्टी होती है। पहले की है 0.70, हायर द वैल्यू इजियर इज द आइटम, यानी 70% लोग इस आइटम को सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो यहां से ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स यू कैन सिलेक्ट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द आइटम्स फॉर योर टेस्ट। आइटम डिफिकल्टी आपको मिल गई। और देखिए आगे चलते हैं, देखिए रिलायब यहाँ पर समरी आ रही है। देखिए 60 रेस्पॉन्सेज थे, 60 का डेटा था, 75 आइटम्स थे, ओवरऑल मीन 52.5 आ गया आउट ऑफ 75। ये वेरिएंस आ गया, हाईएस्ट स्कोर 72 है, मिनिमम 18 है और दिस इज रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। रिलायबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। वी आर वेरी सेंसिटिव इन चूजिंग द फ्रेंड, ही इज रिलायबल, she is reliable, so as you have to be very sensitive in choosing the test for your analysis. Reliability आपको मिल गई फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए हर आइटम को एनालाइज किया गया है। सब्जेक्ट नंबर 1 ने पहले आइटम को अटेम्प्ट किया तो उसके 5 ऑप्शंस थे और जो पहला ऑप्शन है देखिए कीड, ये करेक्ट आंसर है, यहाँ स्टार दे दिया। और जैसे मैंने बताया था 70% ये लोगों ने सही रेस्पॉन्ड किया। और दिस पॉइंट बाय सीरियल इज द डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। सर इसके लिए अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करना होगा। क्या कह रहे हैं सर? जैसे आइटम एनालिसिस है सर, मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन हमने सेट किया ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, एमसीक्यू में, तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट करना होगा। अलग अलग नहीं, सब एक साथ दे दिए ना। मैंने एक टेस्ट बनाया 75 स्टेटमेंट का, 60 लोगों पे एडमिनिस्टर कर दिया। ये तो सभी का डेटा है ना एक साथ, अलग अलग नहीं है सब। एक 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 एडमिनिस्टर करके उसको एनालिसिस क्या करेंगे? ये तो टोटल 60 लोगों की एनालिसिस है। जैसे सर सीटेट की एग्जाम जो लेती है मतलब सेंट्रल से, सीटेट एग्जाम मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन सेट किया गया और लाखों बच्चे अपियर हो रहे हैं, तो सबका टेस्ट सर एक साथ करेंगे ना? सबका एक साथ करेंगे। वहां पे देखिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इससे सर हमें मिलेगा क्या, कौन सा क्वेश्चन कितना टफ था या कौन सा क्वेश्चन कितना आसान था, ये टेस्ट करेंगे ना यहाँ पे। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ। आइटम डिफिकल्टी आपने देखा नहीं पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको डिफिकल्टी टेस्ट देखिए, आपने सर देखा नहीं। देखिए यहाँ पे ये सब आ रहा है, ये वाला देखिए। देखिए आइटम डिफिकल्टी देख रहे हैं आप? आइटम डिफिकल्टी हर आइटम की 0.70 का मतलब ये इजी आइटम है। तो रेंज बताई गई है कि आपके आइटम की डिफिकल्टी 0.40 से 0.80 के आसपास होनी चाहिए, यानी इजी भी आइटम होना चाहिए, डिफिकल्ट। अब आइटम नंबर 8 है, देखिए ये टफ आइटम है। इसके लिए सर नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होंगे? क्या कह रहे हैं सर? नल हाइपोथेसिस क्या होंगे कि सारे क्वेश्चन इक्वली डिफिकल्ट है? नहीं नहीं, नल हाइपोथेसिस तो यहाँ टेस्ट करने ही नहीं जा रहे हैं। यहाँ तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के रेफरेंस में आपको लेना है कि द आइटम्स विच आर इन द रेंज ऑफ ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन 68%, प्लस सिग्मा। बिल्कुल उस स्टेप में जाना है। यहाँ वो इशू नहीं अप्लाई होगा जो आप नल हाइपोथेसिस वाला।
देखिए मैं बहुत सारे बोर्ड में काम कर रहा हूँ, बहुत सारे बोर्ड में नॉर्मिंग के लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। सर मैं भी सर स्टैटिस्टिक्स टीचर, सुनिए, थोड़ी बहुत बात में समझ में आ रही है अच्छा बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक्स। बात है, डिटेल्ड हम बात कर सकते हैं इसमें बाद जी में। जी 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 तो जी देखिए हर ओके। आइटम के बारे में आ रहा है, यानी इस तरह से देखिए कि हर आइटम का किस तरह से पोस्टमार्टम कर दिया, फ्रीली अवेलेबल है और इंडियन रेलवेज पे बहुत ज्यादा मैंने इसको यूज किया है, आप इसे यूज कर सकते हैं। फाइन सर। डिस्क्रिप्टिव हाँ सर, स्टैटिस्टिक्स फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आप जानते हैं जब भी एनालिसिस करने के लिए जाएंगे तो समराइज करते हैं डेटा को, डिस्क्राइब करते हैं जिससे नेकेड आई से अंदाजा लगा सकें कि आपकी समरी स्टैटिस्टिक्स क्या है। उसके बाद इन्फ्रेंशियल में जाते हैं। इन्फ्रेंशियल का मतलब यू नीड टू ड्रॉ द कंक्लूजन और इन्फ्रेंस। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज मैं आपसे कह रहा था कि आपका डेटा का नेचर क्या है, उसका स्केलिंग क्या है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, उसी हिसाब से देखिए टाइप ऑफ टेस्ट यूज होगा। ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस की। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में देखिए डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये सारी चीजें आपके पास रहेंगी। अब देखिए थोड़ा सा वक्त दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड ये मुझे आपसे डिस्कस करनी है। हाउ टू चूज द राइट टेस्ट फॉर योर एनालिसिस। स्टैटिस्टिशियन के पास बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट में। पहला सवाल ये पूछिए कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा डू आई हैव इन माय हैंड। किस तरह का डेटा है। डेटा दो तरह का हो सकता है, या तो कैटेगोरिकल होगा या क्वांटिटेटिव होगा। कैटेगोरिकल का मतलब क्वालिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव डेटा। कैटेगोरिकल किस तरह का डेटा होता है ये मैंने डिस्क्राइब किया है, क्वांटिटेटिव डेटा किस तरह का होता है ये मैंने डिस्क्राइब किया है। अब दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ मेनी सैंपल्स डू यू हैव। कितने सैंपल्स को आप एनालाइज करना है। नॉर्मली देखिए सैंपल तो रिसर्च के लिए हमारे पास एक ही होता है, लेकिन उस सैंपल को हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियन। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर 1 सैंपल है स्टडी के लिए तो 1 सैंपल स्टैटिस्टिक्स को आप कंपेयर करेंगे ग्लोबल मीन के साथ। फॉर एग्जाम्पल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द इंडियंस इज 65 ईयर्स। अब आपने 2000 का डेटा कलेक्ट किया, उनकी एज आपने डिटरमिन की, उसका मीन किया, एग्जामिन किया, देन यू नीड टू कंपेयर कि इज देयर। अब आपने सैंपल के बेस पे मीन कंप्यूट किया, सेंसस के बेस पर आपको ग्लोबल वैल्यू मिल रही है। अब नाउ यू नीड टू कंपेयर द बोथ स्टैटिस्टिक, सैंपल मीन एंड ग्लोबल मीन। अब यहां पर देखिए सर दो सवाल उठते हैं। इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इज लार्ज एनफ। फॉर एग्जाम्पल 65 आपकी ग्लोबल वैल्यू है, नेशनल वैल्यू है, और मान लीजिए 63 ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल आ रही है। तो यहां पे देखिए कि जो डिफरेंस दो का आ रहा है, इज द डिफरेंस लार्ज एनफ टू बी ऑफ इंपॉर्टेंस। यहां पे स्टैटिस्टिशियन आपकी मदद नहीं करेगा, ना स्टैटिस्टिकल मेथड्स आपकी मदद करेंगे। यहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल जजमेंट। ये तय आपको करना है एज ए रिसर्चर। आप केस देखिए, अगर 99 डिग्री आपका बॉडी टेम्परेचर है और 100 हो जाता है तो सिर्फ 1 डिग्री का फर्क है, डॉक्टर आपको फीवर डिक्लेयर कर देगा और उसकी मेडिसिन शुरू कर देगा। एम्पेरिकल जजमेंट। इसी तरह से चंद्रयान 3 के बारे में अगर आप प्रोबेबिलिटी या पी की वैल्यू आप एग्जामिन करें तो इट वाज 10⁻13। आप सोच नहीं सकते हैं किस लेवल का एस्टिमेशन था, और प्रिसाइज एस्टिमेशन कि एरर का चांस दूर दूर तक भी नहीं था। इस तरह की एस्टिमेशन थी। तो पहला जो सवाल है कि इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इज लार्ज एनफ, यहाँ स्टैटिस्टिक्स मदद नहीं करेगी। दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इज द डिफरेंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। जब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट की बात करते हैं तो हम अपने रिजल्ट को जनरलाइज करते हैं कि इस सैंपल के बेस पे जो रिजल्ट निकाला गया है, आई एम कॉन्फिडेंट 95%, if it is against 0.05 level, 95% I am sure result drawn on the basis of this sample will represent to the population. हम जनरलाइज करते हैं अपनी फाइंडिंग्स को। अगर पी की वैल्यू 0.01 है तो 99% आई एम श्योर, इस तरह से हम डिसीजन लेते हैं। ओके। तो
तो दूसरा जो है वहां पे हमें स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिशियन की जरूरत पड़ती है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एग्जामिन करने के लिए। दूसरा सीन हो सकता है कि दो सैंपल आपके पास स्टडी करने के लिए, यू कैन डिवाइड द सैंपल इन 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और आपकी क्लास में मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स हैं, यू कैन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल एंड फीमेल, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। तो यहाँ 2 सैंपल्स हो गए, यहाँ डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स यूज होगी। दूसरा सीन है 2 सैंपल्स रिलेटेड, प्री एंड पोस्ट, बिफोर एंड आफ्टर, सब्जेक्ट एक ही होता है लेकिन आपको कंपैरिजन बिफोर एंड आफ्टर होता है, तो इसके लिए अलग स्टैटिस्टिक्स है। तीसरा सीन होता है कि यू आर हैविंग मोर देन 2 सैंपल्स, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स अलग होती है। अब देखिए इस सैंपल में, देखिए इस स्लाइड में कि अगर कैटेगोरिकल डेटा है तो ये वाली स्टैटिस्टिक्स आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ प्रोपोर्शन या फ्रीक्वेंसीज आप कंप्यूट करते हैं। इसी तरह से अगर क्वांटिटेटिव डेटा है तो अगर 1 सैंपल है तो 1 सैंपल टी टेस्ट, 2 सैंपल्स हैं तो 2 सैंपल्स इंडिपेंडेंट टेस्ट, अगर पेयर्ड सैंपल्स है तो यू विल गो फॉर पेयर्ड टी टेस्ट, अगर 2 से ज्यादा सैंपल्स हैं तो देन यू विल गो फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इफ यू आर ट्राइंग टू कंपेयर द मीन्स। दूसरा सीन क्या हो सकता है, वी आर ट्राइंग टू सीकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यू विल गो फॉर कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस। तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टेस्ट सपोज टू डू। पहला हमारा क्वेश्चन था हमारा डेटा किस टाइप का है, नंबर 2 हमारे पास सैंपल्स कितने हैं, तीसरा हम क्या करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं या रिलेशनशिप एग्जामिन करना चाहते हैं, इसके लिए अलग टेस्ट है। अब देखिए तीनों क्वेश्चंस को मैंने इस स्लाइड में इंटीग्रेट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट टाइप ऑफ द डेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मेनी सैंपल्स, क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ आउट ऑफ इट, कंपेयर करना है या सीकिंग द रिलेशनशिप। ट्रस्ट में स्टैटिस्टिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट, यहां से आपको बहुत मदद मिल जाएगी। ये स्लाइड फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर पांडे लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं जिनके साथ मैंने ये काम किया है, इस पे बहुत काम किया गया। और देखिए RI का मतलब क्या है कि इफ द स्केलिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एंड इंटरवल, O means ordinal type of data, NP means nominal type of data, ND का मतलब हुआ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंफर्म हो रहा है, NND का मतलब नॉन नॉर्मल। अब देखिए अगर ये वाला सीन देखें, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वन ग्रुप, अगर आपके पास वन ग्रुप है और डेटा आपका रेशो या इंटरवल पर है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म हो रहा है, तो सेंट्रल टेंडेंसी एग्जामिन करने के लिए आप मीन कंप्यूट करेंगे। यहाँ पे मीडियन या मोड कंप्यूट नहीं कर सकते सर। वेरिएबिलिटी एग्जामिन करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करेंगे। देखिए अगर डेटा आपका ऑर्डिनल है तो देखिए मीडियन कंप्यूट करेंगे, ओके। अगर डेटा आपका नॉमिनल है तो प्रोपोर्शन कंप्यूट करेंगे। इसी तरह से देखिए टू अगर सैंपल्स को कंपेयर करना है तो अनपेयर्ड अगर ग्रुप्स हैं, रेशो और इंटरवल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म कर रहा है, तो अनपेयर्ड यानी इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट यूज होगा। अगर अजम्पशन आपका कंफर्म नहीं हो रहा है तो यू विल गो फॉर मैन विटनी यू टेस्ट, इट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो फ्रेंड्स ये स्लाइड अपने में इटसेल्फ कंप्लीट है। अगर कोरिलेशन एग्जामिन करना चाह रहे हैं तो देखिए नॉर्मलिटी अगर कंफर्म हो रही है तो यू विल गो फॉर पियर्सन कोरिलेशन। अगर नॉर्मलिटी कंफर्म नहीं हो रही है, ये डेटा आपका रैंक्स पर है, देन यू विल गो फॉर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये स्लाइड अपने में इतनी परफेक्ट और कंप्लीट है कि अगर इसको आप स्टडी करते हैं तो ट्रस्ट मी यू विल बी द वंडरफुल रिसर्चर। लगभग सारा टेस्ट कवर हो ही गया सर। जी जी बिल्कुल सर, इसी के अंदर है सारी दुनिया। ओके सर, और देखिए अब थोड़ा वक्त कम है। अब देखिए बहुत वंडरफुल मैं नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूं। जेमोवी इज वन ऑफ द ओपनवेयर, SPSS, सिस्टेट, स्टेटा, मिनीटैप कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्रीली अवेलेबल। इसको आप
डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए। यहाँ देखिए लिंक है, जब आप क्लिक करेंगे तो कंप्लीट इसके बारे में पूरा डिटेल आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये है क्या, सारा डिटेल देखिए यहीं पे आपको मिल जाएगा, और किस तरह से डेटा को यूज करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीज यहाँ पे मिलेगी। और हाउ टू रन इट, देखिए प्लीज अलाउ मी टू रन इट। रन करने में देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। दिस इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर सर। सॉफ्टवेयर है, फ्रीली अवेलेबल है। देखिए मैं चला रहा हूं अब आपके सामने, आप देखेंगे। देखिए ये रन हुआ, फ्रीली अवेलेबल है, लाइफ टाइम वारंटी है। मत जाइए साहब खरीदने SPSS, सेस, स्टेट। देखिए डेटा आपके स्क्रीन पर आ गया, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 जो बार्स हैं, मैंने इसको कॉपी किया। यू कैन क्रिएट द न्यू डेटा, यू कैन ओपन द डेटा। मैंने ओपन किया। ओपन करने के लिए अब देखिए नीचे देखिए डेटा फाइल, प्लीज अलाउ मी, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत मैं मेहनत कर रहा हूँ आप तक नॉलेज शेयर करने के लिए। देखिए ये डेटा किस तरह का है, डेटा फाइल देखिए साहब, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ जैसे ही मैं क्लिक कराऊंगा तो डिफरेंट तरह का डेटा ये आपका पढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल में मेरा डेटा है, देखिए एक्सेल को मैंने क्लिक किया और ब्राउज किया कि मेरा डेटा है कहाँ पे। मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है और डेटा सेट करके, यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए एक्सेल की फाइल मुझे मिलनी चाहिए। एक्सेल की फाइल, यहाँ पे फाइल नहीं है एक्सेल की। यस, दिस इज द फाइल, ट्यूसडे। मैंने ओपन किया और देखिए साहब ये वाला डेटा मेरा इस जेमोवी में आ गया पूरा डेटा। देखिए मैं फ्रीली सॉफ्टवेयर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी। जब इसे इंस्टॉल करके आप इसे यूज करेंगे, सर इसमें से रैंडमली सिलेक्ट करनी हो तो हो जाएगा? आप देखिए सर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, एक बेसिक लेवल पे आइए, सारी चीजें हो जाएंगी। अभी देखिए साहब, मुझे फ्रीक्वेंसी एग्जामिन करनी है, जेंडर है। देखिए आप फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी क्लिक करिए और यहाँ पे ये वाला डेटा देखिए और वेरिएबल सिलेक्ट करिए। देखिए जेंडर मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ देखा। अब देखिए आउटपुट सामने आ गया आपका। जेंडर 79 लोग 1 हैं, मेल हैं, और 11 लोग फीमेल हैं। ये परसेंटेज आ गया। आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत सारी इसके अंदर कॉन्फिडेंस इंटरवल देखिए, सारी स्टैटिस्टिक्स, पी की वैल्यू, सारी चीज यहाँ पे आ जाएंगी। इसी तरह से टी टेस्ट अगर आप करें, इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट देखिए। अब देखिए ये डेटा शायद मुनासिब नहीं है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के लिए, मैं दूसरा डेटा लेता हूं। देखिए ओपन द डेटा। अब देखिए SPSS की फाइल में खोल कर बताता हूँ, जो लोग SPSS से फेमिलियर हैं। SPSS फ्रेंड्स मैं 1986 से यूज कर रहा हूँ, जबकि कंप्यूटर नाम की चीजें बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। आई वॉज वर्किंग इन ICMR, तो NIC दिल्ली में हमें 1 महीने में 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए रोस्टर मिलता था एनालिसिस के लिए। एम्प्लॉय डेटा देखिए मैंने ये ओपन किया। ओपन करने के बाद देखिए ये डेटा पूरा आ गया, SPSS की फाइल इसने ओपन कर ली। देखिए ये 474 का डेटा है, पूरा डेटा आ गया। डेटा आने के बाद देखिए टी टेस्ट में यूज कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट। अब देखिए इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है मेरा, ये करंट सैलरी है। बिल्कुल देखिए SPSS की कॉपी है, जो लोग SPSS को यूज करते हैं वो समझ सकते हैं। यस सर वैसा ही है। वो तो कई लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है, ये ओपन वेयर है, फ्री वेयर है। अब देखिए यहाँ पे आपने सैलरी ले ली और यहाँ पे जेंडर आपने ग्रुपिंग वेरिएबल ले लिया। अब देखिए, देखिए आपके सामने रिजल्ट आ गया, टी की वैल्यू आ गई, DF आ गया। और देखिए एडिशनल, देखिए मीन डिफरेंस आपने क्लिक किया, मीन डिफरेंस आपका ये आ गया। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्लिक करिए, देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। इफेक्ट साइज देखिए साहब, कोहेन डी की वैल्यू आ गई, जो कि अब देखिए रिसर्च में बहुत जरूरी है। कोहेन डी इफेक्ट साइज की वैल्यू आ गई। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखिए हर ग्रुप के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। देखिए फीमेल 216 है, उनका मीन ये है, मेल ये है, ये है। डिस्क्रिप्टिव प्लॉट नीचे आ गया। अजम्पशंस का देखिए वेरिफिकेशन आ गया, होमोजेनिटी, नॉर्मलिटी, क्यूक्यू प्लॉट, रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस, एनोवा, हर चीज है। सब बच्चे की जान लेंगे क्या।
आप ये जूलॉजी बताएं। वाले बच्चे क्या करेंगे ना, सीधे नहीं, आ जाएंगे कहेंगे, सर एनोवा लगा दीजिए। फ्रीली अवेलेबल, फ्रीली डेटा जब अवेलेबल। कलेक्ट करेंगे तो पूछेंगे नहीं, सीधे डेटा लेकर आ जाएंगे, सर एनोवा में लगा दीजिए इसमें, तो देखिए, कैसे संभव है? नहीं नहीं सर, देखिए यहाँ अप्रोच है कि हमें एसेट डेवलप करना है। यस सर, यस सर। हमारे बच्चे जहां भी जाएं वो ब्रांड एम्बेसडर बने। ऑनेस्टली बहुत मजा आता है। आई वॉज वेल प्लेस्ड। कई लोग सवाल करते हैं कि खान साहब यार आप तो रेलवे अधिकारी थे, जो जलवा होता था आप क्यों छोड़ के आए एक टीचर बनना। मुझे उस जलवे की जरूरत नहीं थी सर। मुझे अच्छा ये लगता है कि जो मैं जानता हूँ वो शेयर कर पाऊं मैं। आप ऑनेस्टली मेरी बॉडी लैंग्वेज देख रहे होंगे, मेरा मटेरियल देख रहे होंगे, कितना वंडरफुल एप्लीकेशन है कि आप इसको यूज करेंगे। दूसरा, सोफा, वंडरफुल एप्लीकेशन। देखिए सोफा में भी यही है कि सारी एनालिसिस कर देंगे इसी तरह से। तीसरा, IBM SPSS आप सभी लोग जानते हैं, और इसको ये भी देखिए, ये इथिकली साउंड नहीं है। लाखों रुपए का ये सॉफ्टवेयर है, लेकिन 6 लाख सर, 28,000 में मैंने 10 यूजर इंस्टॉल करवाया था, वन ऑफ द इंस्टीट्यूट RMRI जी, CMR। लेकिन डॉक्टर साहब वही वाली चीज है कि आप देखिए कि हमारे स्टूडेंट्स के पास या बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के पास इसमें फंड्स नहीं होते हैं। तो इसकी ब्यूटी ये है कि आप ट्रायल वर्जन डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करिए और इस पे काम कर सकते हैं। वो सर एक वंडर, ही महीने काम करता है। वंडर 1 महीने, लेकिन उसके बाद मार्केट में भी चले जाइए, वहां भी सब मिल जाता है। आप मुझको पायरेटेड सर, ओके। इस तरह से मत कहलवाइए सर, इससे साइबर क्राइम। लेकिन हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये चीजें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाती हैं। वंडरफुल एप्लीकेशन है सब। 3 डिकेड से मैंने काम किया है इस पर। नंबर ऑफ नेशनल प्रोग्राम्स मैंने किए हैं, और आई स्टार्टेड यूजिंग द SPSS इन DOS। आप सोचिए कि वी यूज टू टाइप द कमांड। सारी चीजें, सारी एनालिसिस यहाँ पे होती हैं, डेटा उसी तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो एनालिसिस के लिए सर मैंने बहुत सारी चीजें, 3 एप्लीकेशंस आपसे डिस्कस की। वक्त कम है। मल्टीवेरिएट टेक्निक, देखिए ये स्लाइड भी बहुत अच्छी है। इससे फ्लो पता चलेगा कि आप जब व्हेन यू आर डीलिंग विद नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे। बहुत ही वंडरफुल एप्लीकेशन है। इस स्लाइड को आप देखेंगे। कॉरिलेशंस देखिए, नॉर्मली हमारी जो रिसर्च होती है वो कॉरिलेशनल स्टडी होती है सर। तो वहाँ बहुत जरूरी है। देखिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका वेरिएबल दोनों मैट्रिक हैं, then you will go for the Pearson product movement correlation, correlational analysis। और दूसरा व्हाट सी, इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड एसोसिएशन? आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की। देखिए जब हम कॉरिलेशन की बात करते हैं तो हम क्वांटिटेटिव डोमेन पर लाते हैं, और एसोसिएशन में एट्रीब्यूट के रेफरेंस में हम रिलेट करते हैं फाइंडिंग्स को। एसोसिएट कर रहा है, उसमें क्वांटिफिकेशन नहीं होता है। ठीक सर। तो होता है यहाँ सर, पे मेल फीमेल है या बॉयज गर्ल्स है, कितना फेल हुआ पास हुआ, वो तो रहता है ना, एसोसिएशन वैसे देखते हैं ना। मैंने कहा ना, सब क्वालिटेटिव वहाँ डोमेन होता है, वहाँ क्वांटिटेटिव होता है। ओके सर, अलाउ करें मुझे आगे बढ़ना। तो ओके, देखिए थैंक यू सर। प्रिडिक्टर वेरिएबल, देखिए यहाँ पे क्या होता है, रिग्रेशन मॉडल आप डेवलप करते हैं। यहाँ पे दोनों सीन हो सकते हैं। आपके प्रिडिक्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कई बार जो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो नॉट नेसेसरीली कंटिन्यूअस हो, वो नॉन पैरामेट्रिक भी हो सकता है, तो उस केस में कर सकते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एनालिसिस, बाइनरी आपका आउटकम वेरिएबल होता है। मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च की है, जैसे एक्सीडेंट फ्री और एक्सीडेंट प्रोननेस रेलवेज में एग्जामिन करने के लिए हम इस तरह के मॉडल्स बहुत बनाए हैं। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस, ये क्लासिफिकेटरी मॉडल होता है। इससे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सेट यू कैन क्लासिफाई कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक हैं तो ये इंडिविजुअल ऐसा होगा। वंडरफुल एप्लीकेशन है। एंड ये बहुत ही एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, कैनोनिकल कोरिलेशन। इसमें बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यू विल यूज सिंपल कोरिलेशन। दूसरा सीन क्या होता है कि अगर एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, देन यू विल गो फॉर मल्टीपल कोरिलेशंस।
तीसरा सीन क्या होता है कि आपके मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एंड मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उस केस में इट विल गो फॉर कैनोनिकल कोरिलेशन। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छी रिजल्ट्स आते हैं। और लास्ट वाला जो है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसमें मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। फाइन, ओके। कॉरिलेशंस आप देखते हैं, इन सारी चीजों को आप किस तरह का कॉरिलेशन की दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। नंबर वन कि मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब है इट इज रेंजिंग फ्रॉम -1 to +1। गॉट इट? इसका मतलब क्या हुआ कि -1 इज एज गुड एज +1, द परफेक्ट कॉरिलेशन। और दूसरा नेगेटिव कॉरिलेशन, अगर एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। और तीसरा इस तरह से स्प्रेड होता है नो कॉरिलेशन, जैसे मैंने आपको, परफेक्ट नेगेटिव्स। हाँ जी, दोनों परफेक्ट, ये परफेक्ट पॉजिटिव, दूसरा परफेक्ट नेगेटिव, और दिस इज नो कॉरिलेशन। जीरो। तो जब स्कैटर प्लॉट आप करते हैं तो वहां ये सारी चीजें आप देख लेते हैं। मैंने दो बातें सर मैं आपसे कहना चाह रहा था कि दो सीन होते हैं, एक तो आपका होता है कि ऊपर में मैग्नीट्यूड, ध्यान दिया है। मैग्नीट्यूड आपका क्या है, और दूसरा ये होता है कि साहब आपका उसका डायरेक्शन क्या है, कि वो पॉजिटिव कॉरिलेशन है या नेगेटिव कॉरिलेशन है। रिग्रेशन प्रिडिक्शन मॉडल बनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ये टेक्निक है, हर रिसर्च का ये पार्ट होता है। नॉर्मली सर फ्रांसिस गॉल्टन साहब ने इसको यूज किया था। उन्होंने क्या देखा, जनरली ही ऑब्जर्व दैट शॉर्टर जो पेरेंट्स थे उनके ऑफ स्प्रिंग, उनके बच्चे भी शॉर्टर पाए गए, जो टॉलर पेरेंट्स थे उनके बच्चे भी टॉलर्स पाए गए। लेकिन आफ्टर ए जनरेशन ऑफ और सो देयर वाज ए टेंडेंसी टू रिग्रेस। रिग्रेशन वर्ड वहां से आया कि टॉलर के शॉर्ट हो गए और शॉर्टर के टॉलर हो गए। तो ये जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है टू डेवलप द रिग्रेशन मॉडल। और इस स्लाइड में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा कि एज एंड कंपनसेशन को अगर आप रिग्रेशन मॉडल डेवलप करना चाहते हैं कि इफ एज इज इंक्रीजिंग तो क्या कंपनसेशन भी ऑल्सो इंक्रीज करता है। तो इस केस में अगर देखिए तो 27% ऑफ द वेरिएंस इज एक्सप्लेन्ड बाय एज इनटू द कंपनसेशन, यानी एज का कंट्रीब्यूशन 27% है कंपनसेशन में। व्हाट अबाउट अदर 73%? तो 73% के लिए देखिए फिर भी ये दूसरा वेरिएबल एड ऑन किया गया, टाइम विद द कंपनी। एज भी बढ़ रही है, एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, देन कंपनसेशन बढ़ेगा। तो कम टाइम का कंट्रीब्यूशन 10% आया, तो 27 + 10 37% हो गया। इसी तरह से क्रिटिकल जो प्रिडिक्टर होते हैं, क्रिटिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, और रिग्रेशन मॉडल में उनको इंक्लूड करते हैं टू प्रिडिक्ट द आउटकम वेरिएबल। बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है सर। और इसके लिए कंडीशन यही है कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपस में रिलेट नहीं होने चाहिए। अगर वो रिलेट हो रहे हैं तो ये मल्टी कॉलिनियरिटी की वजह आ जाती है, और मल्टी कॉलिनियरिटी बहुत ही डेंजरस है रिग्रेशन के लिए। ये सारे थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट हैं। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस फ्रेंड्स, आपने बहुत सुना होगा। इसमें क्या होता है, एक्सप्लोर करते हैं फैक्टर्स को। बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। और फॉर एग्जांपल जो लोग टेस्ट डेवलप कर रहे हैं उसके बेसिस पे देखिए दे कैन एक्सप्लोर द डायमेंशनलिटी। एग्जांपल देखिए, people may respond similarly to the questions about income। हाई इनकम किन लोगों की होती है, जिनकी एजुकेशन हाई होती है, जिनका ऑक्यूपेशन हायर होता है, डिफरेंट होता है इन जनरल, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। हाई इनकम, हाई एजुकेशन, हाई ऑक्यूपेशन, तो इन तीन फैक्टर्स को नाम क्या दिया जा सकता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस।
लो इनकम ग्रुप, MIG, HIG। तो देखिए ये फैक्टर बना ऑन द बेसिस ऑफ दीज सब फैक्टर्स, सब डायमेंशंस। बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है। इसके बेस पे देखिए इस तरह का सीन होता है, बहुत सारे इंटरलिंकिंग होते हैं और इस तरह से डेटा आपको मिल जाता है। बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है कि अगर अभी थोड़ा सा वक्त है, अगर आप अलाउ करें तो देखिए एक डेटा मैं SPSS में एनालाइज कर रहा हूँ यूजिंग द फैक्टर एनालिसिस। और ये डेटा देखिए मैंने ओपन किया, ये डेटा देखिए मैंने एनालिसिस की। और अगर ये डेटा देखें तो ये डेटा जो है अबाउट टूथपेस्ट को लेकर है। ये 6 स्टेटमेंट्स हैं देखिए। पहला क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट टू बाय ए टूथपेस्ट दैट प्रिवेंट्स केविटीज। इस तरह से 6 पॉइंट पे हमने डेटा लिया और इस डेटा की देखिए हमने एनालिसिस करना चाह रहे हैं। ये डेटा है ऑन ए 7 पॉइंट स्केल, ये डेटा हमें मिला डिफरेंट सब्जेक्ट से। देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मैंने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद डायमेंशन रिडक्शन यहाँ पे होता है, फैक्टर एनालिसिस मैंने की। और यहाँ पे जो 6 फैक्टर्स हैं, 6 जो स्टेटमेंट्स हैं, वो डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अगर मुझे कुछ लेनी है तो देखिए बहुत सारे यहाँ पे अजम्पशंस हैं। डिटर्मिनेंट है, KMO है जो बेसिक इंपॉर्टेंट है, मैंने ये ले लिया। एक्सट्रैक्शन इन जनरल हम आइगन वैल्यू के बेस पर करते हैं और यहाँ पे देखिए स्क्री प्लॉट भी हम ले लेते हैं, ये किया। रोटेशन इन सोशल साइंसेज इट इज सजेस्टेड, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वेरी मैक्स पर जाता है। एंड अब ऑप्शंस देखिए मैं सॉर्ट करूंगा, आई एम सॉरी ये एडवांस टेक्निक है, लेकिन जो लोग फेमिलियर हैं दे कैन लर्न इट, दे कैन अंडरस्टैंड इट विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स। यहाँ लोडिंग सैंपल साइज के हिसाब से तय करते हैं और डेट बस मैंने रन कर दिया। अब देखिए मेरे पास आउटपुट आ रहा है और इस आउटपुट में देखिए जो अजम्पशंस हैं हमारी ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं। दिस वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन 0.50, दिस वैल्यू हैज टू बी सिग्निफिकेंट, ये सब ठीक है। और जो 6 मेरे पॉइंट्स थे, 6 जो स्टेटमेंट्स थे, देखिए उसके बेसिस पर ये 2 फैक्टर्स मेरे इमर्ज्ड हुए। क्या क्राइटेरियन था कि आइगन वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, दिस इज द आइगन वैल्यू, 1 से ज्यादा होगी। और ऑन 2 फैक्टर के बेस पे देखिए 73.89% वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 फैक्टर्स का मैं ध्यान रखूं और मार्केट में जाकर सेलर से ये कहूं कि भाई मुझे एक ऐसा टूथपेस्ट दो जो इन 2 चीजों का ख्याल रखे, तो आपका बाइंग डिसीजन बहुत स्मार्ट होगा। वो कौन सी चीजें देखिए हम आगे बताएंगे। और दूसरा देखिए ये स्क्री प्लॉट है, ये बिल्कुल एल्बो एल्बो जहां से आपकी कोनी मुड़ती है वहां से देखिए उसके अगेंस्ट ये तीसरा कंपोनेंट आ रहा है। 6 फैक्टर 6 स्टेटमेंट है, ये है। सो 3-1 इससे भी कंफर्म हो रहा है कि आपका जो डेटा है उसके में 2 फैक्टर सफिशिएंट हैं टू एक्सप्लेन द लार्ज अमाउंट ऑफ वेरिएंस इनटू द डेटा। लास्ट टेबल जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं देखिए, अब देखिए इसने 2 फैक्टर बना दिए। फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि इन 3 क्वालिटीज को एक साथ कर लिया, इन 3 क्वालिटीज को एक साथ कर लिया। दिस इज द फैक्टर लोडिंग। लोडिंग का मतलब है कि ये स्टेटमेंट कितना लोड कर रहा है। पहला देखिए, अब इन तीनों को आप पढ़ेंगे तो इसको नाम दे पाएंगे क्वालिटी। इट इज इंपॉर्टेंट टू बाय ए टूथपेस्ट दैट प्रिवेंट्स केविटीज। अब देखिए प्रिवेंट्स केविटीज। दूसरा देखिए प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके, अगेन इट इज अबाउट द प्रिवेंशन। थर्ड देखिए ए टूथपेस्ट शुड स्ट्रेंथन योर गम्स। तो ऐसा टूथपेस्ट कौन सा होता है साहब जो मेरे टूथपेस्ट का डिके को प्रिवेंट करे या उनकी हेल्थ को इंश्योर करे? ऐसा तो सेंसोडाइन ही होता है सर। अब देखिए डिसीजन लेने में मदद मिल रही है आपको कि ये 3 चीजें जिसके अंदर हो यार उसकी क्वालिटी का नाम है हेल्थ ऑफ टीथ। मेरे टीथ हेल्थफुल रहें,
तो इन 3 के बेसिस पर हमने फैसला लिया कि मैं जाके ये बोलूंगा कि भाई ऐसा टूथपेस्ट दो जो मेरे गम्स का ख्याल रखे, मेरे टीथ का ख्याल रखे। दूसरा देखिए, दूसरा फैक्टर क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन बाइंग ए टूथपेस्ट, अट्रैक्टिव टीथ, शाइनी टीथ। दूसरा देखिए, फ्रेश एंड ब्रेथ। तीसरा देखिए, टूथपेस्ट दैट गिव्स शाइनी टीथ। दूसरा डायमेंशन आ जाता है शाइनी या अट्रैक्टिव टीथ। ऐसा टूथपेस्ट भाई मुझे दो जिससे मेरे टीथ शाइनिंग हो या मेरी फ्रेश ब्रेथ है, एक नाम देने की जरूरत है। तो आप इन 3 के बेस पे, इट इज एन आर्ट। ये तीनों एक साथ आ गए, ये तीनों एक साथ आ गए। वंडरफुल एप्लीकेशन जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर रिसर्च। और वही वाली बात है कि देखिए बहुत एडवांस टेक्निक मैं यूज कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन बहुत ज्यादा लोग इसमें ऐसे ग्रुप के हैं, आई एम श्योर कि दे विल अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। Okay friends, now few more slides, possibly 5-6 slides. Confirmatory factor analysis, यहाँ पे दोनों में फर्क समझिएगा। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस हम जब करते हैं जब हम एक्सप्लोर करते हैं, हमें डायमेंशनलिटी का पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल नया अगर टेस्ट हम बना रहे हैं तो उस वक्त हमें नहीं मालूम है कि कौन कौन से डायमेंशंस हो सकते हैं, वी नीड टू एक्सप्लोर इट। तो वहां पे एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस होती है। लेकिन जहां पे आप अपना नया स्केल या टेस्ट डेवलप नहीं कर रहे हैं, मार्केट से आपने खरीदा, और इफ यू गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड मोटिवेशन की, जहां पर मैं बात कर रहा था कि जो टेस्ट ऑलरेडी मार्केट में है आपकी रिसर्च वेरिएबल को ही मेजर कर रहा है, लेकिन वो दूसरी डिफरेंट पॉपुलेशन पे स्टैंडर्डाइज किया गया है, नॉट नेसेसरली कभी मैच नहीं करेगा कि आपकी पॉपुलेशन पे ही स्टैंडर्डाइज्ड हो। तो इस केस में आप कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस करेंगे, सीएफए करेंगे। वंडरफुल एप्लीकेशन है ये। उससे क्या मदद मिलेगी, देयर इज ए पॉसिबिलिटी एक दो आइटम हो सकता है मिसबिहेव करें, तो उन आइटम्स को डायमेंशंस में से आप ड्रॉप कर दीजिए, और ड्रॉप करने के बाद जो कंप्लीट आपका स्केल बनेगा वो अडेप्टेशन होगा स्केल का। और उसके लिए इथिकली कंसिडरेशन ये है, इथिक्स ये है कि आप डेवलपर की नॉलेज में लाएंगे कि प्लीज अलाउ मी टू यूज दिस स्केल। नंबर 2, some of the items are not behaving in terms to my population, please allow me to go for adaptation exercise and with due acknowledgement। मैं आपको acknowledge करूंगा और मैं इस स्केल को रे स्टैंडर्डाइज करके एडेप्टेशन एक्सरसाइज करके अपनी पॉपुलेशन पे यूज करना चाहता हूं। तो उस केस में सर सीएफए यूज होगा। सीएफए बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है। देखिए फिर वही वाली बात है, अब जैसे कि अगर डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे डिप्रेशन है, अब देखिए आपको तो एक नाम पता चलेगा, आई हैव डिप्रेसिव सिम्टम्स। अब डॉक्टर वेरीफाई करेगा कि इफ यू आर डाउन विद डिप्रेशन, वो अब कंफर्म करेगा सिम्टम्स को। क्या फटीग फील करते हैं, क्या स्लीपलेसनेस, क्या लॉस ऑफ इंटरेस्ट, क्या सुसाइडल थॉट्स, तब आपके बारे में वो लेबल लगाएगा कि यस यू आर हैविंग डिप्रेसिव सिम्टम्स। सीएफए आपकी ये मदद करता है टू गो फॉर दिस वंडरफुल एप्लीकेशन। अगर आप वक्त कम है, ये सारी चीजें देखिए आप अभी तक जो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे ये IBM SPSS का एमोस करके एप्लीकेशन है जिसमें आप इसे यूज कर सकते हैं टू गो फॉर CFA। वक्त के लिमिटेशन है फ्रेंड्स, लेकिन यू कैन प्ले विद इट। 5 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर आप इसको सीख सकते हैं, क्योंकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करना है। इट इज अबाउट टेक्स्ट एनालिसिस। जब देखिए एमएस को आप चलाएंगे तो इस तरह से आपका स्क्रीन आएगा और ये सारी चीजें यहाँ पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कर्सर देखिए यहाँ पे लाइए, इसको क्लिक करिए और देखिए कर्सर आपका इस तरह से यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे। देखिए ड्रॉप हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए
जैसे आप देख रहे थे कि 3 आइटम्स इमर्ज हुए थे हमारे टूथ के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये वाला मैंने आइकन क्लिक किया और यहाँ पे देखिए 3 बार क्लिक कर दिया। तो और यहाँ आप देखिए यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करिए, सिलेक्ट सारे ऑल हो गए। और देखिए इस कर्सर को लाइए, आप इसे रोटेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कर्सर लाइए, इसे मूव करना है, आपको सही जगह पे लाना है तो आप कहीं पे पेज पर ले आइए। और देखिए अगर इसी का डुप्लीकेट बनाना है तो देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट है, आप ये यहाँ कर्सर लाइए और इस तरह से ला के आप देखिए यहाँ पे छोड़ दीजिए। एक बार और लाइए, यहाँ पे छोड़ दीजिए। वंडरफुल एप्लीकेशन है। और यहाँ पर लाके देखिए मैं इसे, और यहाँ पे डेटा आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि डेटा यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा कि ये ऑब्जर्व वेरिएबल्स यहाँ पे आएंगे। उन ऑब्जर्व वेरिएबल के बेस पर यहाँ पे देखिए आपका लेटेंट वेरिएबल बनेगा। लेटेंट वेरिएबल का मतलब है कि डिप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा या शाइनी टूथ यहाँ पर आ जाएगा और 3 आइटम्स यहाँ पर आ जाएंगे। बहुत आसान है, जस्ट देखिए आप यहाँ से क्लिक करिए, क्लिक करके और देखिए यहाँ पे कर्सर लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, आएगा ये। आ गया देखिए, पूरा स्टेटमेंट आया। इसका वक्त बहुत लगेगा। गो टू द इंटरफेस प्रॉपर्टी। इंटरफेस प्रॉपर्टी में देखिए मिसलेनियस यहाँ पर है। आप डिस्प्ले वेरिएबल लेबल अगर आप अनमार्क कर देंगे तो देखिए यहाँ वेरिएबल का नाम आ जाएगा। इसमें और भी बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। तो आई एम सॉरी कि इसके लिए वक्त की लिमिटेशन है, दैट यू कैन लर्न। कभी वक्त मिला तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। सैम बहुत एडवांस टेक्निक है जिसमें आप बहुत सारे मॉडल्स को एक साथ टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए सोशल वेलबींग को आप इन 2 के बेस पे टेस्ट कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल वेलबींग को इसके बेस पे, मोटिवेशन को इसके बेस पर, एंड इन तीनों को लेके आप जॉब परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड जॉब परफॉर्मेंस को देखिए इनके बेस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 5 models you can test it all together. Wonderful application है। ये मैं डिस्कस आपसे कर चुका हूँ। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एनालिसिस इज ए क्लासिफिकेटरी मॉडल दैट यू कैन यूज इट। कॉन्जॉइंट एनालिसिस ये क्या है कि जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आप स्पेक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये वही एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर विलिंग टू बाय ए टीवी, तो देखिए उसका ब्रांड क्या होना चाहिए, ओके, उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका टाइप क्या होना चाहिए, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, तभी तो डिसाइड करते हैं। एंड कंजॉइंट एनालिसिस हेल्प यू टू मेक द गुड डिसीजन। यही एनालिसिस है जिसके बेस पर मैंने अपनी बेटी के बारे में बॉय का डिसीजन लिया था। वी डिसाइडेड टू गो फॉर 13 डिफरेंट स्पेक्स। बच्चे की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी पेरेंट्स की, उसकी अर्निंग, so many, उसका स्किन कलर, so many things. And we are 22 members in my family. My father was of the opinion कि different boy, there was a issue and my family was in favor of another boy. Then we decided, हम 22 members एक साथ बैठे, मैंने क्वेश्चनर डेवलप किया, एडमिनिस्टर किया, डेटा लिया और इसके बेस पे एनालिसिस की। यू विल सरप्राइज दैट माय फादर वाज अलोन एंड एक दूसरे बॉय के बारे में डिसीजन लिया गया। कितनी डॉरी, मेरे फादर का चूजन जो बॉय था, ही वाज, दे वर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 50 लाख रुपीस तो आप खर्च करेंगे शादी में। पीएचडी साइकोलॉजी मेरी बेटी, इतनी अच्छी बच्ची, सारी बच्चियां अच्छी होती हैं, पैसे भी देंगे, मान के हम 50 पैसे भी नहीं देंगे। एक ऐसा खानदान आया कि साहब हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। ब्रुसेल्स बेल्जियम में मेरी बेटी रहती है, उसका हस्बैंड भी वहीं रहता है। माई डॉटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स फॉर द इंडस्ट्री। थैंक्स गॉड, हर बेटी को ऐसे बच्चे मिले, हर पेरेंट्स को ऐसे बच्चे मिले। इट इज बिकॉज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। वंडरफुल एप्लीकेशन। फ्रेंड्स वक्त कम है। टेक्स्ट एनालिटिक्स बहुत वंडरफुल एप्लीकेशन है। देखिए किस कदर टेक्स्ट सुबह से शाम तक जनरेट हो रहा है।
क्वालिटेटिव डेटा को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। अगर सिर्फ 5 मिनट दे दें तो मैं इसे करूं डिस्कस, वरना मैं यहीं पे रोक दूं। ये लास्ट स्लाइड है। अगर आप देखिए जी सर करिए कंटिन्यू। देखिए लास्ट स्लाइड है, इसके बाद थैंक यू है। तो अगर कल की तरह से मैं डिस्कनेक्ट ना हो जाऊं ऑर्गेनाइजर से, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज अलाउ मी टू कंटिन्यू 5 मिनट्स। अब देखिए जब हम इसकी बात करते हैं टेक्स्ट एनालिटिक्स की, तो इसका डेटा देखिए जिस तरह से हम डेटा मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, ये क्वालिटेटिव डेटा है। देखिए एक्सेल में मैंने आपको दिखाया डेटा, ये डेटा है। दो देखिए इसमें क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। नंबर क्या है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट दिस पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर, मोस्ट। तो ये देखिए बहुत सारा डेटा है ओपन एंडेड। इसी तरह से व्हाट डू यू लाइक लीस्ट अबाउट दिस म्यूजिक प्लेयर, और ये जो है उसके पर्सनल डेमोग्राफिक वेरिएबल है हर सब्जेक्ट के। प्रोडक्ट के बारे में, उसका एज ग्रुप क्या था, उसका जेंडर क्या था, किस तरह का म्यूजिक और किस तरह की एक्टिविटीज। ये देखिए बहुत बड़ा डेटा है। इस डेटा को मैं किस तरह से एनालाइज करूंगा। फ्रेंड्स कभी वक्त मिला तो आपसे बात करूंगा। मैं यूपी पुलिस के लिए कंसल्टेंट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। बहुत वंडरफुल एप्लीकेशन इसका यूज हो रहा है। वी हैव डेवलप्ड द टेक्स्ट एनालिटिक पैकेज फॉर देम, जो FIR यानी कि जिसमें हफ्तों और महीनों लगते हैं डिसीजन लेने में, इस पैकेज के बेस पे विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मिनट एनालिसिस हो जाती है और पता चल जाता है कि डोमिनेंट कॉज ऑफ द क्राइम क्या था, नेक्स्ट क्या, एंड यू विल हैव द सीरीज ऑफ इनपुट्स। इंक्वायरी ऑफिसर को मदद मिलती है और बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। तो मैं देखिए क्विकली, बस गिव मी 5 मिनट्स, अगर आप अलाउ करेंगे तो ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। हालांकि ओपनवेयर भी इसके लिए हैं, बहुत इतने अच्छे नहीं है। जो कि मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है शायद, आया, यस दिखाई दे रहा है सर। दिख रहा है सर, यस आ गया। तो ये IBM फैमिली का सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट एनालिसिस के लिए। देखिए मैं एनालाइज कर रहा हूँ उसी डेटा को। तो स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट हमने क्लिक किया। यहाँ पे डेटा देखिए मैंने सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल एक्सेल में डेटा है, मैंने एक्सेल किया, डेटा मैंने यहाँ पे ओके किया और देखिए नेक्स्ट किया, देखिए वही डेटा आ गया। यूनिक आईडी देखिए यहाँ पे आ जाएगा। दोनों जो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं देखिए वो यहाँ पे आ गए, और जो आपके डेमोग्राफिक या रेफरेंस वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर आ गए। बस नेक्स्ट कर दीजिए। मैंने कई PhD इस पर अवार्ड कराई हैं, बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट। अब देखिए 474 का डेटा, टेक्स्ट डेटा, घड़ी लगा लीजिए, विद इन ए मिनट देखिए एनालिसिस होके आपको वंडरफुल रिजल्ट मिलेंगे। मैंने फिनिश किया, अब देखिए इसकी एनालिसिस शुरू हो रही है। देखिए वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कंपाइल कर रहा है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। इसको टाइम टेस्टेड है, वंडरफुल एप्लीकेशन है, दैट यू कैन यूज इट। मैंने बहुत यूज किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को एनालाइज कर रहा है, वो कंपाइल कर रहा है। बस 2-3 मिनट्स मोर। कभी वक्त मिला तो सर फिर बैठेंगे और बस अपनी ब्लेसिंग्स में यादों में रखिएगा कि Sir, if possible for you, you will take another session post lunch then someday whenever you feel comfortable. मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और डेफिनेटली सर टेक्स्ट एनालिसिस का कोई ओपन एंडेड सॉफ्टवेयर। देखिए ये UGC HRDC तय करता है। यू कैन अप्रोच टू द डायरेक्टर UGC HRDC। अब देखिए पहला क्वेश्चन एनालाइज हो गया, इसके वंडरफुल रिजल्ट्स देखिए साहब, अगर यहाँ ना सही तो हम तो टीचर हैं, कभी आप अपने यहाँ याद करिएगा। वी कैन कनेक्टेड ऑनलाइन, वी कैन कनेक्टेड ऑफलाइन ऑल्सो। 200+ प्रोग्राम्स मैंने किए हैं पिछले 4 साल में। तो एक पैशन है, मुझे अच्छा लगता है काम आना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन एनालाइज हो रहा है, पहला क्वेश्चन एनालाइज हो चुका है एंड 58%,
कंपाइल कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ NLP। लाइब्रेरीज बहुत सारी इसमें इनबिल्ट हैं, यूज हैं, और बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में प्लीज। एक्सट्रैक्शन, अब ग्रुपिंग यानी कैटेगरीज ये बना रहा है, और इंडेक्सिंग कर रहा है। देखिए कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे लिस्टेड है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 54 सब्जेक्ट कह रहे हैं कि मैं उस म्यूजिक प्लेयर को पसंद करता हूं जो स्मॉल हो। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सिर्फ 54 का डेटा होगा। देखिए यहाँ पे दूसरा इजी टू यूज, देखिए 44 लोग कह रहे हैं इसको, देखिए ये डेटा होगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे हुआ। टाइप, नेगेटिव फंक्शनिंग, पॉजिटिव फंक्शनिंग, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। कॉन्सेप्ट पैटर्न आपको मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब देखिए थोड़ा सा ये कैटेगरीज को बिल्ड करते हैं, और इसके बाद 2 मिनट के अंदर मैं आपको एक वंडरफुल और जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द, अब देखिए यहाँ पे मैं आपसे करता हूँ डिजाइन के बारे में। देखिए यहाँ पे ये डेटा आया, डिजाइन को मैंने क्लिक किया तो जिन लोगों ने स्मॉल कहा है यहाँ से लेके करके मैंने ड्रैग करके देखिए यहाँ पे इस डेटा को छोड़ दिया। डिजाइन और पोर्टेबल हो, इसको भी मैंने इसी के साथ ही ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। साइज है देखिए, इसको भी मैंने यहाँ से लेके ड्रॉप कर दिया। बस अब देखिए मैं इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ आपके सामने। इस साइड में देखिए 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपने थोड़ा ड्रैग कर लिया, और ड्रैग करने के बाद देखिए यहाँ पे इन रेफरेंस टू द वेरी सिलेक्ट रेफरेंस। अगर क्वेश्चन नंबर 1 को आप एनालाइज करें इन रेफरेंस टू द प्रोडक्ट, अब देखिए प्रोडक्ट, अब देखिए डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट हैं यहाँ पे। बार डायग्राम से आपको पता चलेगा कि कौन से ग्रुप, कौन से प्रोडक्ट को लोग कौन से पसंद कर रहे हैं। इसी तरह से आगे जाइए इन टर्म्स टू द एज। अब देखिए किस एज ग्रुप के ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। लाइट म्यूजिक अगर आप देखें 25 से 34, ये देखिए 34, यही लोग हैं जो ज्यादा म्यूजिक यूज करते हैं। इसी तरह से अगर जेंडर के लिए जाते हैं तो देखिए जेंडर में आप जाएंगे, देखिए जेंडर में देखिए ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज्यादा 55 to 60% इट कम्स अबाउट। आप कर्सर लाएंगे तो यहाँ पे देखिए परसेंट भी आपको मिलेगा। देखिए ये नीचे चीजें आई, और यहाँ पे देखिए 54.1% फीमेल पसंद कर रहे हैं। आपने देखा ये सारे ग्राफ्स आप प्रिंट कर सकते हैं। अब जो वंडरफुल मैं आपसे आउटपुट शेयर करना चाह रहा था, देखिए कैटेगरी वेब, आप इसे क्लिक करेंगे एंड यू विल सी टू द डिफरेंट रिजल्ट। आप देखिए मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, रेफरेंस हटा दिया। रेफरेंस के बाद में कैटेगरी वेब देखिए, जो डेटा बहुत जल्दबाजी में मैंने किया है। देखिए डिजाइन पॉजिटिव के बेस में अगर थोड़ा सा और इसमें डेटा ले आता तो इतना वंडरफुल ये आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने एक और वेरिएबल ले लेता हूं मैं, सॉन्ग, लिसनिंग, साइज, लाइक एंड स्टोरेज ले लेते हैं डिजाइन का। देखिए इस तरह से ये वेब डायग्राम मिलता है। तो बड़ा सर्किल का मतलब है बड़ी कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद इस तरह से जो लिंक आएगा, जो मैं आपसे बात कर रहा था यूपी पुलिस का, कि यहाँ से क्लू मिलता है कि साहब ये डोमिनेंट कॉज है फॉर चूजिंग द म्यूजिक प्लेयर। नेक्स्ट स्पेक ये होना चाहिए, नेक्स्ट स्पेक ये होना चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड इन रेफरेंस टू द डिफरेंट वेरिएबल्स, इसमें बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं जो कि वक्त के लिमिटेशन है। प्लीज अलाउ मी टू कंक्लूड। थैंक यू सो मच। आई ट्राई टू बी एट योर एक्सपेक्टेशंस। जैसे मैंने वादा किया था कि कोशिश करूंगा। सर थैंक यू सर। यू आर अब यू आर द पर्सन। डोमेन में सॉफ्टवेयर है क्या? अब यू आर द पर्सन सर। थैंक यू सर। कि मैं जितना जानता था सर आपसे कोशिश कर पाया। अब बताइए क्वेश्चन अगर हो तो हम बात कर लें थोड़ी सी 5 मिनट सर। एनालिसिस का कोई सॉफ्टवेयर है?
टेक्स्ट एनालिटिक्स के लिए क्या बोला आपने सर? ओपन सोर्स में कोई सॉफ्टवेयर, ओपनवेयर एन विवो करके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन 30 डेज के लिए वैलिडिटी है, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छी एनालिसिस हो जाती है। अगर आपका कौन सा सर कौन सा? एन विवो, मैंने भी इस पे अवार्ड कराई है। एन विवो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और दैट यू कैन यूज इट एंड और बताइए सर, और अभी और सुनिए सर, कभी वक्त में